चलो, डीपीएसपी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक था, 51, अनुच्छेद 51 तक था। और यहाँ तक हम पूरा कवर कर चुके हैं। लेकिन डीपीएसपी के बारे में कुछ नोट पॉइंट और है जिसको आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो, डीपीएसपी को लेके कुछ नोट पॉइंट में आपको याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जो डीपीएसपी जो चीज है, डीपीएसपी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य का नीति निदेशक तत्व, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो आपको बताना है आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है सबका? है ना? क्लियर है तक सबका? तो डीपीएसपी नामक जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जल्दी बताओ। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये जो विचार बहुत पहले ही आ चुका था, 1937 में ही। कब से आ चुका था बताओ? और संविधान बनने के बाद इसको हम संविधान में ऐड किए हैं। समझ आ पा रहा है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट नोट पॉइंट में ये बताया गया है जैसे कि हम मुख्य रूप से हम देखेंगे, अगर मूल अधिकार के साथ नीति निदेशक तत्व को मिला दिया जाता है, दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो दोनों को मिला के एक शब्द में उनको कहा जाता है संविधान की। जैसे अपन इससे पहले देखे थे, संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? अनुच्छेद 32 को। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों के साथ नीति निदेशक तत्व को क्या कहा जाता है, तो उस समय आपको बताना है, इसे हम बोलते हैं संविधान की आत्मा एवं दर्शन। ये लाइन आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्वों को साथ में क्या नाम से जानते हैं, एक साथ बोलेंगे तो संविधान की आत्मा एवं दर्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है तक सबका? है ना? और डीपीएसपी को ही और क्या नाम से जानते हैं, तो एक नाम और मिलता है, जैसे कि इसी को बोलते हैं संविधान की मूल आत्मा। ये भी नाम आपको देखने मिलता है। संविधान की क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। मूल आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, तो आपको नाम बताना है ग्रैनविल। क्या नाम है, जल्दी बताओ। ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा डीपीएसपी को क्या कहा गया है, जल्दी बता दो। संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो, एक लाइन इसमें और इम्पोर्टेंट है, ध्यान जैसे देना है। जैसे कि डीपीएसपी, इसके लिए एक कथन लिखा गया है कि डीपीएसपी उस चेक के समान है, डीपीएसपी उस चेक के समान है जो बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो ये जो कथन है ये भी आपको याद रखना है कि डीपीएसपी उस चेक के समान है जो बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ऐसा किसने कहा था? तो उस व्यक्ति का नाम है के.टी. शाह, जो संविधान सभा के सदस्य थे, के.टी. शाह। उनके द्वारा ये कहा गया है। क्लियर है तक सबका कि ये जो डीपीएसपी केवल सुविधाओं पर डिपेंड होता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। क्लियर सबका? तो ये चार प्रमुख लाइनें आपको याद रखना है, ठीक है। डीपीएसपी नामक प्रावधान कहाँ से लिया गया, जल्दी बताओ। आयरलैंड के संविधान से। इसे मूल तत्व के मूल अधिकार के साथ अगर मिला देते हैं तो एक साथ क्या बोल सकते हैं, संविधान की आत्मा एवं दर्शन। संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। फिर के.टी. शाह ने क्या कहा है? डीपीएसपी उस चेक के समान है जो बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ऐसा तुलना करके बताया है। आए बात समझ में? है ना? चलो, अब हम देखते हैं मुख्य रूप से कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या उसमें प्रमुख अंतर हैं, बताना होता है। क्लियर है सबका? तो दोनों को मैं एक साथ बता देता हूं। एक तरफ किसका नाम लिखता हूं, जल्दी बताओ। मूल अधिकार का, ठीक है ना।
मूल अधिकार और दूसरे तरफ हम लिखेंगे निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। तो दोनों में हम जो दोनों चीज पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है इसको आपको बताते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि मूल अधिकार में क्या क्या प्रमुख है और निदेशक नीति निदेशक जो तत्व है इसमें क्या प्रमुख चीजें हैं, इसको आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, जैसे मूल अधिकार जो होता है इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो होता है एक प्रकार का नकारात्मक चीज है। क्या है, जल्दी बता दो, नकारात्मक। ठीक है ना। और नीति निदेशक तत्व जो है एक प्रकार का क्या होता है, सकारात्मक। क्या होता है, जल्दी बता दो, सकारात्मक। तो ये बस याद रखना, ऐसा क्वेश्चन है। मूल अधिकार क्या है, जल्दी बता दो, एक नकारात्मक चीजें होती है और निदेशक तत्व क्या है, सकारात्मक। ठीक है, चलो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा चीज हम देखते हैं तो ये एक प्रकार का होता है न्यायोचित। क्या होता है, जल्दी बता दो, न्यायोचित होते हैं, है ना। और निदेशक तत्व जो होता है क्या होता है आपका, गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित। दो, इसका मतलब क्या हुआ, न्यायोचित का मतलब क्या होगा, हनन होने पर न्यायालय जा सकते हैं और इसका हनन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। समझ आ पा रहा है। तो ये न्यायोचित है और ये क्या है, जल्दी बताओ, गैर न्यायोचित में आएगा। यहां तक क्लियर है, अंतर है ना। चलो इसको देखते हैं, नेक्स्ट जो अंतर इसमें बताया गया है कि मूल अधिकार के तहत किस प्रकार की व्यवस्था लाई जाती है। तो आपको बताना है लोकतांत्रिक, क्या बताएंगे, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। क्या, जल्दी बता दो, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। और यहां मुख्य रूप से हम देखेंगे सामाजिक एवं आर्थिक। क्या, जल्दी बता दो, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र मतलब ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए आता है मुख्य रूप से। चलो यहां तक क्लियर है क्या, देख लो जल्दी से। चलो पहला अंतर बताओ क्या है, नकारात्मक, और ये क्या है, सकारात्मक। ये क्या है, गैर, सॉरी ये क्या है, न्यायोचित, और वो क्या है, गैर न्यायोचित। ये क्या है, जल्दी बताओ, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनाता है और ये सामाजिक और आर्थिक। क्लियर है तक सबका। चलो इसको हम देखते हैं, ये जो होता है अगर मान्यता प्राप्त के हिसाब से अगर हम देखेंगे मान्यता के लिए, तो ये जो होता है मुख्य रूप से कानूनी रूप से मान्य है। कानूनी रूप से क्या है, जल्दी बताओ, मान्य। और ये जो होता है मुख्य रूप से नैतिक एवं राजनीतिक। क्या बताओगे, नैतिक एवं राजनीतिक रूप से बस मान्य होता है। ये क्या है, जल्दी बताओ, कानूनी रूप से मान्य है तो वो क्या है, नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है। क्लियर है तक सबका, है ना। चलो मूल अधिकार का अगर हम और देखें ध्यान से तो ये होता है व्यक्तिगत कल्याण के लिए, व्यक्तिगत कल्याण। ठीक है, और ये जो होता है मुख्य रूप से समुदाय के कल्याण के लिए। किसके लिए होता है, जल्दी बताओ, समुदाय या जो पूरा समाज जो होता है उसके कल्याण के लिए होता है। ठीक है, ये प्रॉपर एक एक व्यक्ति के लिए, ये पूरे समाज के लिए है। समझ आ पा रहे हैं, है ना। ये जो होता है आपका स्वतः लागू होता है। क्या होता है, जल्दी बता दो, बिना कुछ के यहाँ लागू है। और ये स्वतः लागू नहीं होता है, स्वतः लागू नहीं होता है। तो इतना प्रमुख अंतर याद रखना है। क्लियर है तक सबका, है ना। तो इतना अंतर काफी है दोनों में। एक बार जल्दी बता दो, मूल अधिकार क्या है, जल्दी बताओ, ये क्या है, सकारात्मक। मूल अधिकार क्या है, न्यायोचित। ये क्या है, गैर न्यायोचित। मूल अधिकार क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, और ये क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र वाला है। ठीक है, चौथा अंतर कानूनी रूप से मान्य है और ये
नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है। नेक्स्ट अंतर, व्यक्तिगत कल्याण के लिए और ये समुदाय के कल्याण के लिए। ये क्या होता है, स्वतः लागू है और ये स्वतः लागू नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये दोनों में अंतर याद रखना है। क्लियर याद है सबका? हाँ है ना? बन जाएगा यहाँ तक? हाँ हाँ, मूल अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और इसको कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड। आ रहा समझ में? तो ऐसा भी ये मेन मेन अंतर को मैं लिख दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो, तो इसी के साथ साथ आपका डीपीएसपी टॉपिक हो गया पूरा खत्म। कौन सा टॉपिक हो गया? डीपीएसपी, राज्य का जो नीति निदेशक तत्व था वो हो गया खत्म। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे भाग 4 का। ठीक है, और भाग 4 का जो है इसका मूल मतलब इसके अंतर्गत टॉपिक क्या है? तो इसके अंदर टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। क्या है जल्दी बता दो? मौलिक कर्तव्य। और इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद का बात करें तो मात्र एक ही अनुच्छेद आता है और वो है अनुच्छेद 51 का। केवल कौन सा अनुच्छेद आता है जल्दी बता दो? अनुच्छेद 51 का इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। आ रहा बात समझ में? चलो, तब इसकी पूरी विशेषता हम पढ़ेंगे कि यहां से हमारा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो भाग 4 का संबंध बताओ किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। और इसके अंतर्गत मात्र कितने अनुच्छेद हैं? एक ही अनुच्छेद है, वो भी कौन सा? 51 का। आ रहा समझ में? आए ना? अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ कुछ खास बातें। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य को, जैसे कि मूल अधिकार को लिया गया अमेरिका के संविधान से, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। वैसे मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है? तो आपको बताना है रूस के संविधान से। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से इसको लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किससे लिया, जल्दी बताओ? रूस के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? चलो, अब देख लो कि ये प्रॉपर तो एकदम मुख्य रूप से ये जैसे अपन भाग 4 देखे, लेकिन भाग 5 पढ़ेंगे, भाग 6 है, लेकिन भाग 4 का है तो इसको कहीं ना कहीं किसी संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्योंकि कुछ धारा के तहत इसको लिखा गया है, मतलब समझ रहे हो, कुछ संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया होगा। तो इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए जो संशोधन किया गया था वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा जल्दी बताओ? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और ये जो संशोधन जो किया गया था, किस समिति के सिफारिश पर ये संशोधन हुआ था 42वें नंबर का? तो आपको बताना है मुख्य रूप से सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति जो था, इसकी सिफारिश पर पूरा कौन से नंबर का संशोधन किया गया था जल्दी बताओ? 42वां संविधान संशोधन 1976 के मुख्य रूप से इस समिति के सिफारिश पर हुआ था। और इसको अपन मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे चीज इस संशोधन के तहत आए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? मिनी संविधान, जिसके तहत आपका मौलिक कर्तव्य भी जुड़ा है। क्या जुड़ा है जल्दी बता दो? मौलिक कर्तव्य। लेकिन एग्जाम में ना स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? आंसर क्या बताओगे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा कई सारे चीज इस समिति की सिफारिश पर जुड़े हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में इसको अलग से पूछता है, इसलिए याद रखना है। क्लियर है सबका कि पूरा का पूरा 42वां संशोधन जो हुआ था इस समिति की सिफारिश पर जुड़ा है और इसके तहत कई सारे चीज जुड़े थे, आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो, फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि डीपीएसपी देखे थे, जैसे कि वो गैर न्यायोचित था, ये भी सेम उसी तरह है। ये भी क्या होता है आपका? गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित, इसका मतलब क्या होगा जल्दी बताओ? कि इसमें जो बातें कही गई हैं अगर उसका उल्लंघन होता भी है तो न्यायालय वाला कोई नहीं जा सकता, ना कुछ कार्रवाई होगा, क्योंकि ये गैर न्यायिक है। क्या है जल्दी बता सकते हैं? यहाँ क्या और क्या लिख सकता हूं मैं? गैर न्यायिक। तो डीपीएसपी का ये कुछ खास बातें ध्यान रखना है। क्लियर सबका? चलो, जब 42वां संशोधन जब हुआ था 1976 में, तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाई गई थी?
भारत के नागरिकों के लिए, तो आपको बताना है 10। कितना बता देंगे? तो मौलिक कर्तव्य की अगर जब भी क्या पूछे, संख्या, क्या पूछे जल्दी बता दो, संख्या। तो प्रारंभ में कितना था? 10। ये कब का बात है जल्दी बताओ? प्रारंभ में। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में कितना है? 11। वर्तमान में अगर संख्या पूछे तो क्या बताएंगे जल्दी बताओ? 11। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितना था? 10। और वर्तमान में कितना है? 11। तो जब हम पूरा लाइन से भी देखेंगे 1 से लेके पूरा 11 तक, तो 11वां नंबर का बाद में जुड़ा है, तो उसको अलग से हम देख लेंगे वहां। क्लियर है सबका? तो 11 वाले को मैं यही बता देता हूं, ताकि 1 से 10 तक फिर इसको लाइन से बता दूंगा, ठीक है? तो 11वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था, इसको कब ऐड किया गया था, कोई बता सकता है जल्दी से? तो इसको ऐड किया था 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या है जल्दी बता दो? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और 11वां नंबर के मौलिक कर्तव्य में लिखा है, जो हम पहले बता चुका हूं मैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनको अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा दिलवाना। अनिवार्य और क्या दिलवाना जल्दी बता दो? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा दिलवाना ये माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा। क्या होगा जल्दी बता दो? माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा 6 से 14 साल तक के बच्चे को प्राइमरी शिक्षा हमको देना है, प्राथमिक शिक्षा कम से कम उनको दिलवाना ही है, ऐसा करके। और नहीं भी दिलवाएंगे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? गैर न्यायिक है, तो कोई भी न्यायालय तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये केवल कर्तव्य है, करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। आ रहा बात समझ में? और बाकी जो अन्य जो 10 हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, जो नागरिकों का जो कर्तव्य है, जो उनको करना चाहिए, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर समझ में आ पा रहे हैं? जल्दी बताओ। चलो, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। किस समिति के सिफारिश पर आया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस संशोधन के तहत? 42वां संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था, जो एक प्रकार का किस प्रकार का विषय है? गैर न्यायिक या गैर न्यायोचित है। और प्रारंभ में कितना था? 10। वर्तमान में कितना है? 11वां। 11वां नंबर को बाद में ऐड किए। कब ऐड किए थे? 86वां संशोधन 2002 के तहत। और इस लाइन में 11वां में क्या लिखा है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना है। ये किसका कर्तव्य होगा? माता पिता या उनके संरक्षक या जो पालक है उनका। क्लियर है तक सबका? चलो, अन्य जो 10 मौलिक कर्तव्य मैं से बता देता हूं, कभी भविष्य में क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर सबका? चलो चलो, पहला नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसमें देखो क्या क्या बताया गया है। तो इसमें ये लिखा है कि देश की जो जनता है या देश की जो नागरिक है, उसके हम कर्तव्यों को समझ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें लिखा है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जल्दी बताओ? संविधान है। क्या है जल्दी बताओ? कि संविधान के अनुसार ही पूरा देश का संचालन होगा, ठीक है ना? तो संविधान का हमको करना है पालन। संविधान का क्या करना है? पालन करना है, ठीक है ना? और संविधान में जो लिखे गए जो भी उच्च आदर्श हैं, संविधान के क्या बता देंगे? आदर्शों का क्या करना है जल्दी बताओ? पालन करना है, ठीक है ना? संविधान में लिखे गए जो भी संस्था है उनका हमको बातों को मानना है, ठीक है ना? इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमको राष्ट्र ध्वज, किसका बता दो? राष्ट्र ध्वज का हमको सम्मान करना है, ठीक है ना? और राष्ट्र गान का हमको आदर करना है। तो ये सब जो लाइनें लिखी गई है, वो लिखा है पहला कर्तव्य है नागरिक का, कि देश में ना भारत के नागरिकों का पहला कर्तव्य क्या है जल्दी बता दो? संविधान का पालन करे और संविधान के आदर्शों को और उनकी संस्थाओं को माने। समझ आ पा रहे हैं? साथ ही साथ राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का भी हमको क्या करना है? आदर करना है। ये हमारा पहला नंबर का क्या है जल्दी बता दो? मौलिक कर्तव्य में आता है। क्लियर आता है सबका? है ना? चलो, पहला नंबर का कर्तव्य बताइए, क्या कर्तव्य है आप लोगों का? संविधान का पालन करेंगे, संविधान में लिखे गए आदर्शों को और संस्थाओं का हमको जो भी चीजें उसको मानना है। साथ ही साथ किसका आदर करना है? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का हमको क्या करना है? आदर या सम्मान। क्लियर है सबका?
आगे बढ़े। चलो, दूसरा चीज जो हमारा कर्तव्य है, हम जो आज इस युग में जो है मुख्य रूप से, समझ में आ रहा है, तो हमको मुख्य रूप से पहले हम अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे, ठीक है ना, और अब हम अंग्रेजों से आज़ाद हो चुके हैं। तो ये आज़ाद हुए कैसे हैं उसको भी लेके आपको कुछ चीज़ों को आपको कर्तव्य में लेके चलना है, समझ आ पा रहा है। तो जैसे कि हम ध्यान ये रखेंगे, हम जो अभी मुख्य रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, तो स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जो भी क्या हुए थे जल्दी बताओ, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए क्या होता है जल्दी बता दो, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना है। जो बोला समझ पा रहे हो क्या बोला मैं? स्वतंत्रता के लिए जो हुए क्या जल्दी बताओ, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको अपने हृदय में सदैव संजोए रखना, उसको भूलना नहीं है कि आज हम स्वतंत्र हो गए तो पहले क्या हुआ उसको भूल जाए, ऐसा नहीं है। जो भी आंदोलन हुए हैं उसको अपने हृदय में क्या करके रखना है, संजो के रखना है, ऐसा हमारा दूसरा नंबर का मौलिक कर्तव्य कहता है। क्लियर है तक सबका? है ना। चलो, पहला कर्तव्य क्या है हमारा, संविधान का पालन करिए, मेन लाइन अपन बता सकते हैं, उसके आगे और भी लिखा हुआ है। दूसरा में क्या बता सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके उच्च आदर्शों को हमको हृदय में क्या करना है, संजो के रखना है। क्लियर है तक सबका? है ना। चलो, तीसरा महत्वपूर्ण चीज हमारा कर्तव्य ये है कि आज जो हमारा देश जो इस प्रकार से कार्य कर रहा है, धीरे धीरे जो ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ और इसी तरह से हो, इसके लिए एक कर्तव्य आप लोगों का ये बनता है कि हमको राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या जल्दी बता दो, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना है, कि एकजुट होकर हमको देश को आगे बढ़ाना है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की हमको क्या करना है, रक्षा करना है, तब देश और बहुत आगे जा सकता है। क्लियर है सबका? तो तीसरा कर्तव्य क्या है आप लोगों का, राष्ट्र की एकता और अखंडता की क्या करें, रक्षा। चलो, पहला कर्तव्य क्या था हमारा, संविधान की रक्षा करना है, इस संविधान को मानना है अच्छे से। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। तीसरा कर्तव्य क्या बनता है आप लोगों का, राष्ट्र की एकता बना के रखना है और अखंडता बना के रखना है, इसकी रक्षा करें ताकि कोई चीज टूटे ना। समझ आ पा रहा है? और राष्ट्र की एकता अगर नहीं बना है तो देश में कहीं ना कहीं दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, जो एक प्रकार का देश को ही हानि है इसमें। समझ आ पा रहा है ना। चलो, चौथा नंबर का अगर हम देखें कर्तव्य, फोर्थ नंबर, कुल कितने मौलिक कर्तव्य बोलेंगे, 11। 11वां तो देख चुके हैं, बाकी देखेंगे आगे। चलो, चौथा नंबर का कर्तव्य है, चौथा नंबर का कर्तव्य में लिखा है कि आपको देश की रक्षा करना है। देश की क्या करना है, रक्षा करें। ठीक है, देश की क्या करें, रक्षा करें, और जब जरूरत पड़ता है तो राष्ट्र की सेवा के लिए आपको आगे आना है, राष्ट्र की सेवा के लिए आपको अग्रसर होना है कभी भी। ठीक है ना, जब भी देश को आपकी जरूरत है तो जरूर आपको खड़े होना है उस समय। समझ आ पा रहा है? तो ये हमारा चौथा नंबर का कर्तव्य है कि देश की क्या करना है, रक्षा, और जब भी जरूरत पड़ता है तो राष्ट्र के लिए आपको आगे खड़ा होना, राष्ट्र की सेवा करना है। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर, ये लाइन आपका लिखा है फोर्थ नंबर के कर्तव्य में। क्लियर सबके यहाँ तक? चलो, पहला कर्तव्य क्या है हमारा, संविधान की रक्षा, ये संविधान को मानना है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसके जो भी उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में क्या करना है, संजो के रखना है। तीसरा में क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बना के रखना है। ठीक है ना। चौथा नंबर में देश की रक्षा करना है और आवश्यकता पड़ने पर देश की क्या करना है, सेवा करना है, जब भी देश की आपको जरूरत होगा। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? चलो, अब आते हैं कौन सा नंबर, 5 तक हो गया है ना, अच्छा 4 तक हो गया है, ठीक ठीक ठीक। चलो, 5वां नंबर का जो हमारा कर्तव्य देखते हैं क्या है। चलो, 5वां नंबर का कर्तव्य ये है कि भारत के जितने भी लोग हैं उनमें उनमें मुख्य रूप से हम समान भातृत्व, क्या बताएंगे, समान
भातृत्व की भावना प्रकट करना है। क्या जल्दी बता दो, ये प्रकट ना बोल के निर्माण लिख सकते हैं, निर्माण। तो देश के, भारत के सभी लोगों में क्या करना, जल्दी बताओ, समान भातृत्व की भावना क्या करना है, प्रकट करना है। और समान भातृत्व की भावना जब हम प्रकट करेंगे वो कौन कौन सी चीज को लेके रहेगा, जैसे धर्म को लेके, किसको लेके, धर्म हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा भाषा हो गया, ठीक है, या अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं तो प्रदेश हो गया, या क्या हो गया हमारा, वर्ग हो गया, ठीक है ना। तो इन सब को लेके कभी भी भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि हमको क्या लाना है अपने अंदर, समान भातृत्व की भावना लाना है कि हम सब एक हैं। समझ आ पा रहे हैं, न धर्म के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न प्रदेश के आधार पर, ना ही वर्ग के आधार पर हमको भेदभाव नहीं करना है। समझ आ पा रहा है, क्लियर है सबका। और ऐसी सभी प्रथा को हमको छोड़ना है जिसमें स्त्रियों का सम्मान का विरुद्ध हो। किसका विरुद्ध हो, चलिए बताओ, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई चीजें हैं तो ऐसी प्रथा का पूरा हमको त्याग करना है। प्रथा का क्या करना है, त्याग। जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो ऐसी प्रथा का क्या करना है, जल्दी बताओ, त्याग। तो ये हमारा 5वां नंबर का कर्तव्य है कि समान भातृत्व की भावना प्रकट करना है। और किस चीज को लेके भेदभाव नहीं करना, जल्दी बता दो, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, ये सब को लेके कोई भेदभाव नहीं करना है। और किस टाइप के प्रथा का हमको विरुद्ध होना है, जिसमें स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथा का हमको क्या करना है, त्याग। आ रहा बात समझ में, है ना, कुछ बोलोगे आगे? चलो पहला बताओ, संविधान का पालन। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी उच्च आदर्श है उसको हृदय में संजोए रखना है। दूसरा, सॉरी, तीसरा में राष्ट्र की एकता और अखंडता। चौथा, देश की रक्षा, ठीक है ना। 5वां में समान भातृत्व की भावना प्रकट या निर्माण करना है। और किस आधार पर भेदभाव नहीं करना है, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग। और कौन से प्रथा का त्याग करना है, जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसे प्रथा को त्याग करना है। समझ आ पा रहा है ना। चलो 6वां चीज में ये लिखा है कि हमको अपने देश की संस्कृति को संजोए रखना है मन में, या देश की जो संस्कृति है या देश की जो गौरवशाली जो परंपरा है, देश की जो संस्कृति है और देश में क्या चल रहा हो, जो परंपरा है, उसके महत्व को समझना है। उसके महत्व को क्या करना है, समझना है, और उसका परिरक्षण करना है कि जो संस्कृति चला आ रहा है वो विलुप्त ना हो, वो आगे भी चलता रहे। ये भी आपका कर्तव्य होगा कि देश में उपस्थित जो भी संस्कृति है या जो भी क्या है, जल्दी बताओ, परंपरा है, उसका हमको परिरक्षण करना है और आगे उसको बढ़ाना है, संस्कृति को, कल्चर को, ताकि देश विदेश में जो भी हमारी संस्कृति है उसको सब जान सके। क्लियर ना तक सबका, है ना। चलो 7वां नंबर का जो हमारा कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि हमको मुख्य रूप से पर्यावरण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो दैनिक जीवन जो हम जी रहे हैं वैसा नहीं जी पाएंगे। समझ आ रहा है। तो पर्यावरण की हमको, पर्यावरण का रक्षा करना है और पर्यावरण का संवर्धन करना, उसको और आगे बढ़ाना है। तो पर्यावरण में हम क्या क्या चीज को ले सकते हैं, जैसे वन हो गया, क्या ले सकते हैं, वन हो गया, झील हो गया, ठीक है ना, नदी हो गया, इसके अलावा जो वन्य जीव होते हैं, ठीक है ना, वन्य जीव जो होते हैं, तो इन सभी की हमको रक्षा करना है और इनका संवर्धन करना है, ताकि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर वो ठीक रहे। समझ आ पा रहा है। तो 7वें नंबर के कर्तव्य किससे रिलेटेड है, जल्दी बताओ, पर्यावरण। तो पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज को हम लेंगे, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब की क्या करना है, रक्षा और इसका संवर्धन करना है। साथ ही साथ इसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इस चीज को भी हमको ध्यान देना है। समझ आ पा रहा है ना। 7वें में क्या देखे, जल्दी 6वें में क्या था, संस्कृति और परंपरा जो है उसको बना के रखना, अपन को उसको भूलना नहीं है। 7वां में क्या देखे, पर्यावरण के अंतर्गत जो भी आते हैं जैसे वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनको, इनकी रक्षा करना और इनका संवर्धन भी हमको करके चलना है। क्लियर सबका। चलो 3 और रह गए हैं, जिसमें से चलो बताओ 8वें नंबर का हमारा जो कर्तव्य रहेगा,
इसमें ये बताया कि 8वें नंबर का कर्तव्य ये है कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या जल्दी बता दो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलना है और ज्ञान अर्जन अपने अंदर लाना है। समझ आ पा रहा है, जिससे जल्दी जल्दी किसी चीज का डेवलपमेंट हो सके। समझ आ पा रहा है, तो हमको अपने अंदर किस प्रकार के दृष्टिकोण को लाना है, जल्दी बता दो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित हो और देश आगे बढ़े। समझ आ पा रहा है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमको सीखना होता है। क्लियर है सबका? चलो 90 नंबर का हमारा जो कर्तव्य है, ठीक है ना, 90 नंबर का कर्तव्य ये लिखा है कि जो भी हमारे आसपास सार्वजनिक संपत्ति है, क्या है जल्दी बता दो, सार्वजनिक संपत्ति है होता है, उसको हमको सुरक्षित रखना है और ना ही उसको नुकसान पहुंचाना है। समझ आ पा रहा है ना। और हमको हिंसा से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? हिंसा। कि जब भी हिंसा होता है तो सार्वजनिक संपत्ति का ही नुकसान होता है। तोड़ फोड़ करना, आग लगा देना, समझ आ पा रहा है ना, रेलवे स्टेशन हो गया, रेलगाड़ी हो गया, बसों को, समझ आ पा रहा है, कलेक्ट्रेट हो गया, जो भी है जिस प्रकार की चीजें हैं, तो हमको मुख्य रूप से किसका सुरक्षा करना है, जल्दी बता दो। आपके आसपास यदि कुछ सार्वजनिक संपत्ति है गवर्नमेंट का, तो उसको, उसकी क्या करना है, रक्षा करना है। और साथ ही साथ अपने आप को किससे दूर रखना है? हिंसा से। किससे दूर रखना है, जल्दी बता दो। हिंसा से क्या रखना है? दूर। क्योंकि हिंसा जब भी होता है तो एक ही चीज होता है, क्या होता है? सार्वजनिक संपत्ति को ही नुकसान पहुंचेगा। समझ आ पा रहा है ना। चलो चलो 10वां नंबर का जो हमारा कर्तव्य है, 10वां नंबर के कर्तव्य में ये बताया गया है कि यदि हमको सतत आगे बढ़ना है, ठीक है ना, सतत क्या बढ़ना है, तो उसके लिए हमको समूह बना के चलना होता है। क्या बना के चलना होता है? समूह। तो जो सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में हमको अग्रसर करना है। समझ आ रहा है? किस क्षेत्र को, जल्दी बताओ। सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ते हुए पूरे काम को करना होता है। और निरंतर बढ़ते रहेंगे तो देश का भी क्या होगा, इसमें विकास होगा। तो 10वें नंबर में किसकी चर्चा, जल्दी बता दो। समूह। एक सामूहिक रूप से हमको पूरा काम करके आगे बढ़ना है। अकेले काम करोगे तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर समूह बना के कुछ चीज करते हैं तो जरूर उसमें हम आगे बढ़ेंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो 10वां नंबर का कर्तव्य सबको क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? चाहे व्यक्तिगत भी ले सकते हैं या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर हमको बढ़ना है और देश का क्या करना है, विकास। आ रहा बात समझ में? है ना। तो ये हो गया टोटल हमारा 10 नंबर तक का मूल कर्तव्य। लेकिन टोटल है कितना, जल्दी बताओ। 11वां। 11वां कर्तव्य बता दिया था पहले ही मैं। 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या देना है? प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। चलो, तो इसी के साथ साथ हमारा मूल कर्तव्य जो टॉपिक है वो हो गया खत्म। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। चलो, पहला नंबर बता दो क्या है? संविधान का पालन। दूसरा में स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो भी उच्च आदर्श थे उनको मन में संजोए रखना है। तीसरा क्या था? राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना है अपन को। चौथा, देश की रक्षा करना है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आना है। ठीक है। पांचवा में क्या देखेंगे? समान भातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, जिसमें कौन सा धर्म पर भेदभाव नहीं करना है। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग। किस प्रथा का त्याग करना है? जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसे प्रथा को कभी नहीं मानेंगे। समझ आ पा रहा है? साथ ही साथ छठवा क्या बताया गया है? संस्कृति और परंपरा को हमको मानना है जो देश में चल रहा है। सातवां में पर्यावरण की सुरक्षा करना, जिसमें ये सब चीज आपको आ जाएगा। क्लियर है सबका? आठवां में हम क्या देखें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको लगातार सीखना है और विकास की ओर आगे बढ़ना है। क्लियर है सबका? 90 नंबर में लिखा है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना है और हिंसा से क्या रहना है, दूर रहना है। ठीक है। और 10वां नंबर का कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आपको अग्रसर होना है। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में लिखा था हमारा? भाग 4 का, और अनुच्छेद बोलेंगे तो 51 का। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जो है आपका भाग 5। क्या मिलेगा, जल्दी बता दो। भाग 5। और भाग 5 का जो टॉपिक है वो क्या है, जल्दी बता दो। संघीय कार्यपालिका। क्या है, जल्दी बताएंगे। संघीय कार्यपालिका। ठीक है।
और ये जो संघीय कार्यपालिका है इसी को हम बोल सकते हैं केंद्र सरकार। क्या पढ़ सकते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो सब हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जल्दी बता दो। भाग 5 में आपको पढ़ना है। क्लियर है? और भाग 5 में आर्टिकल कहां से कहां तक होंगे? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151। क्या बताओगे, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के जो आर्टिकल है वो भाग 5 के अंतर्गत है ना? समझ आ पा रहा है? तो ये भाग 5 एक बार जल्दी से बता दो, भाग 5 का विषय क्या है, जल्दी बताएंगे। संघीय कार्यपालिका, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत देखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, जल्दी बताओ। 52 से लेकर पूरा 151। इसके अंतर्गत देखो क्या क्या चीजें, हमको बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है। जैसे कि सबसे पहले चीज हमारा जो चालू होगा वो होगा राष्ट्रपति से। किससे होगा? ऐसे लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ना है अपन को। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है ना। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में हमको समझना है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसी में हमको पढ़ना है। मंत्रियों के बारे में तो मंत्री परिषद हो गया। क्या है, जल्दी बता दो। ठीक है ना, मंत्री परिषद। इसके अंतर्गत ही हमको पढ़ना है संसद के बारे में। क्या पढ़ना है? संसद के बारे में, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हम देखेंगे, ठीक है ना। इसी में आपको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्या पढ़ना है? सुप्रीम कोर्ट हो गया। कैग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ेंगे? कैग। आज समझ में, प्रधानमंत्री, मतलब मंत्री परिषद में बोलूंगा तो सब चीज तो उसमें आ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको इस टॉपिक में मेन मेन पढ़ना है। समझ आ पा रहा है? जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, ठीक है ना, संसद, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सबको लेके पूरा चीजें रहेगा। समझ आ पा रहा है? तो कल हम जो कहाँ से चालू करेंगे आगे, राष्ट्रपति से आगे पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में। अब यहाँ से लाइन से ऐसा नहीं आएगा, बीच में टॉपिक वाइज ही रहेगा। क्या रहेगा आपका? राष्ट्रपति के बारे में पूरा जो भी जानकारी एक साथ पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति का जानकारी, ठीक है ना, फिर प्रधानमंत्री, उनके मंत्री परिषद, फिर लोकसभा, राज्यसभा, समझ आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब धीरे धीरे आप टॉपिक पर आएंगे। क्योंकि मेन हम भाग 4 का तक एकदम सीक्वेंस में रहता है। इसके बाद पूरा टॉपिक वाइज आपका रहेगा, अनुच्छेद लाइन से रहेगा लेकिन टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ेंगे। क्लियर है नहीं, जल्दी बताओ। चलो, तो आज हम मेन पढ़े हैं मूल कर्तव्य। क्या पढ़े हैं? तो जो भी जानकारी देखे थे मूल कर्तव्य का, वहां तक लिख लेना, ठीक है। कल आगे कहां से पढ़ेंगे? राष्ट्रपति से कल देख लेते हैं। क्लियर सबका?